गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू क्लास। आज हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट सेमेस्टर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया, लास्ट ईयर में, लास्ट क्लास में। इस साल हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करती है, एक इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करती है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कलेक्टिव स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी के, पूरे कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। अब इसका रिवाइवल कहाँ से होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिवाइवल है 1930s में होता है, 1930 में होता है। 1930 में एक महामंदी आई, पूरा यूरोप मंदी में ग्रस्त हो गया, डिमांड की कमी हो गई। कोई डिमांड सामान जो मार्केट में बिकने के लिए आता था वो खरीदा नहीं जा रहा था। तो जेम केन जो है, जिनको इसका क्रेडिट जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक तरह से पूरी तरह समझाने का क्रेडिट जाता है, जेम केन्स को जाता है। जेएम केन्स के फादर जे.एन. केन्स थे, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो जब महामंदी आई 1930 में, जे.एन. केन्स क्या थे? जे.एन. केन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स लगाकर मंदी की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। अब केन्स उनको देखता था, वाज ए यंग बॉय, कि किस तरह से इकोनॉमिक्स की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। पर उसके माइंड ने कहा कि जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए है, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए हैं। वो इंडिविजुअल टूल्स को पूरी इकोनॉमी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बचत करना एक पर्सन के लिए अच्छा हो सकता है, बट बचत करना पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर सभी बचाने लग गए तो डिमांड की कमी आ जाएगी, डिमांड की कमी आ जाएगी तो निवेश की कमी आ जाएगी, निवेश कम होगा तो मंदी फैल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो इकोनॉमी में वो एक विशियस सर्कल बेरोजगारी का, कम आय का, कम निवेश का चलता रहेगा। केन्स ने कहा कि नहीं, समस्या कहीं और है। 1936 में उनकी पुस्तक आती है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कौन सी बुक आती है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो क्या कहता है? बिल्कुल डिफरेंट बात कहता है। कहते हैं क्लासिकल्स कहते थे कि जो मार्केट में बनाया जाएगा और मार्केट में वो बेचने के लिए लेकर आएगा, वो सारा सामान बिक जाएगा। जैसे से का नियम कहता है, से क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जो भी आप बेचने के लिए मार्केट में लेकर आओगे वो सारे का सारा बिक जाएगा। यानी कि वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो में प्रोड्यूसर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि प्रोड्यूसर जो भी सामान लेकर आएगा बेचने के लिए वो बिक जाएगा। बट केन्स ने कहा नो। पहली बार केन्स ने कहा कि जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट का हीरो नहीं है, मार्केट का हीरो कंज्यूमर होता है। वो जो खरीदेगा, अगर वो नहीं खरीदेगा तो इकोनॉमी में एक विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। लैक ऑफ डिमांड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ लेस नेशनल इनकम, वो एक विशियस सर्कल कहता है शुरू हो जाएगा। इसीलिए केन्स ने सबसे पहले कहा कि जो डिमांड करता है, कंज्यूमर है, वो हीरो है मार्केट का, ना कि एक प्रोड्यूसर मार्केट का हीरो है। और यहाँ से 1930 की मंदी के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवाइवल होता है। यूरोप में महामंदी आई, महामंदी से प्रेरित होकर, उसकी समस्याओं से प्रेरित होकर, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केन्स की पुस्तक आती है 1936 में, जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो इकोनॉमी में डिमांड की कमी आई, जब डिमांड नहीं की गई, डिमांड की कमी के कारण निवेश कम रह गया, निवेश के कम रहने के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो इनकम जनरेशन नहीं हुआ, इनकम जनरेशन नहीं हुआ तो फिर से मांग की कमी रही और इकोनॉमी में प्रोडक्शन रुक गया। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन रुक गया, एम्प्लॉयमेंट रुक गया, इनकम जनरेशन रुक गया, इकोनॉमी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में घिरती चली गई। तो यहाँ से केन्स क्या कहता है कि इकोनॉमी का जो
कंज्यूमर है, जो परचेजर है, वो हीरो है। अब समस्या क्या थी? 1930 की महामंदी से कैसे निकला जाए? केन्स ने क्या सजेशन दिया? केन्स कहता है कि क्योंकि 1930 से पहले या यूरोप में जो मैक्सिमम सरकारें थी वो कैसी थी? वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम था। वहाँ पर स्पेशली कहा जाता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं बनता। सरकार का सिर्फ एक काम है इकोनॉमी में, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। बट केन्स ने कहा कि नो, सरकार का रोल रहेगा इकोनॉमी में। वो कहता है कि सरकार आए और निवेश करे। मिक्स्ड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर वो कहता है सरकार आए और लोगों के वेलफेयर के लिए निवेश करे। अब निवेश किस पर्पज़ के लिए करे? वो कहता है निवेश का जो मेन पर्पज़ होगा, निवेश इसलिए किया जाए ताकि लोगों के हाथ में कैश डोर्स चली जाएं, पैसा चला जाए, मनी चली जाए, जिससे कि वो डिमांड करें। जब वो डिमांड करेंगे तो एक इंसेंटिव होगा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब इन्वेस्टमेंट होगा, नेचुरल सी बात है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साइड बाय साइड परचेजिंग पावर भी इकोनॉमी में, इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से केन्स कहता है कि जो समस्या है वो कमी किस चीज़ की है? डिमांड की है। कितनी भी सप्लाई कर लो, जब तक लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, इकोनॉमी में ये मंदी की समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। और यहीं से रिवाइवल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, कलेक्टिव स्टडी करती है। अब इंडिविजुअल की स्टडी की बात नहीं है, अब एक फर्म या एक कंज्यूमर की स्टडी की बात नहीं है जो हम माइक्रो में करके आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का की कलेक्टिव स्टडी करती है। और स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, नेशनल इनकम को स्टडी किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया जाएगा, इन्फ्लेशन रेट को स्टडी किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू गोल्डिंग, एक आपको एक्यूरेट सी डेफिनेशन मैं बोल के बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू गोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स theory is that part of economics which studies the overall averages and aggregates of the system. Overall averages and aggregates of the system, यानी कि इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की इसमें स्टडी की जाती है। शेपिरो भी ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल। जैसे आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप टीवी पर एक पिक्चर देखते हैं, ऐसे आप मैक्रो में इकोनॉमी की स्टडी करते हो कि इकोनॉमी में ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, कंज्यूमर्स अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और इन सब को स्टडी करने वाली ब्रांच को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या एक कंज्यूमर हो। अब बारी आती है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? नंबर 1 पे है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को स्टडी किया जाएगा। अब कंज्यूमर की इनकम या प्रोड्यूसर क्या कमाता है उसको स्टडी ना करके किस चीज़ को स्टडी किया जाएगा? पूरी इकोनॉमी की, नेशन की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट को, थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का क्या स्तर है इकोनॉमी में, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये भी किसमें स्टडी किया जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। थ्योरी ऑफ मनी, कितनी मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, कितनी M1 यानी कि लोगों के हाथ में कितने पैसे हैं। मनी इज व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के थ्रू ही हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। इकोनॉमी में कितनी प्रॉपर सप्लाई ऑफ मनी होनी चाहिए, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा।
अब है मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल को भी स्टडी करती है। जनरल प्राइस लेवल क्या है कि वस्तुओं का ऑन एन एवरेज, एक जनरल प्राइस को निकालने का तरीका क्या है कि एक बास्केट में हम अलग अलग वेटेज देकर डिफरेंट कमोडिटीज़ को रखते हैं, मान लो, और उसके एवरेज प्राइसेस से जनरल प्राइस लेवल को निकाला जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज कीमतें क्या हैं, कीमतों के बढ़ने की दर क्या है, इसको इन्फ्लेशन रेट भी कहा जाता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी का विकास की दर क्या है, इकोनॉमी किस दर पर विकास करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें स्टडी किया जाएगा, डेवलपमेंट को स्टडी किया जाएगा। वैसे तो देखने में ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के हमें एक जैसे ही वर्ड्स लगते हैं कि लगभग दोनों का मीनिंग भी सेम है, बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज मोर वाइडर टर्म देन ग्रोथ। ग्रोथ में हम थोड़े से इंडिकेटर्स लेते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ती है या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ है, बट डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि लोगों का वेलफेयर क्या रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ा है, एजुकेशन कितनी सेपरेट हुई है, ये सारी का सारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी स्टडी करेगी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वाइडर ब्रांच है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी किया जाएगा, विदेशी व्यापार को स्टडी किया जाएगा कि दूसरे देशों से कितना व्यापार किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्या एडवांटेज होनी चाहिए व्यापार से, किन टर्म्स और कंडीशंस पर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चे हम साथ में ही एक नेक्स्ट टॉपिक और शुरू कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का और वाइडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी किया जाएगा। आपने बड़ी बार सुना होगा ट्रेड साइकिल्स वर्ड, ठीक है। ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं बच्चे, व्यापार में ट्रेड में कभी अप स्विंग होती है, कभी डाउन स्विंग होती है। इकोनॉमी कभी ऊपर की तरफ ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, कभी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कम हो जाती है। डाउन स्विंग एंड अप स्विंग्स जो हैं वो इकोनॉमी में क्यों आते हैं, क्या रीजंस हैं, इनकी एक ब्रॉडर स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। उसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को भी स्टडी किया जाएगा। इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना, कंटिन्यूस राइजेस इन जनरल प्राइस लेवल। अब कीमतें अगर इकोनॉमी में एक माइल्ड रेट पर बढ़ती रहे तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, बट अगर कीमतें एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं तो कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कौन सी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसीज़ टूल्स अपनाने चाहिए, वो सारे का सारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो हम बड़े डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एक छोटी सी और इसमें लास्ट का कर लेते हैं बच्चे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूल का स्टडी करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल को स्टडी करती है। इसमें एक सिंगल फर्म की क्या समस्याएं हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कीमतें रखी जाएं, और एक कंज्यूमर उसकी कितनी गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम को वो कैसे स्पेंड करे कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रॉडर स्टडी है, इसमें हम पूरी इकोनॉमी में क्या समस्याएं हैं, कैसे अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन किया जाए, कैसे उस प्रोडक्शन को फर्दर जितनी भी नेशनल इनकम अर्न होती है उसको डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे बांटा जाए जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। एक बात लास्ट में मैं बताना चाहूँगी बच्चे, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों की अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में मैक्रो बड़ा है या माइक्रो बड़ा है मैक्रो के कंपैरिजन में। वेलकम।